नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और आज खबरनामा में किसान आंदोलन पर हम बात करेंगे। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और उनको वापस लेने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान यूनियन इन कानूनों के अलावा किसी और प्रस्ताव को सामने लेकर आते हैं तो केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र के नए कृषि कानून किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं और इनको 30 वर्षों की मेहनत के बाद कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इनको बनाने में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब जो है किसी तरीके से अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो उनके साथ बातचीत के लिए सरकार तैयार है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए कृषि सुधार ये कानून लाए गए हैं। तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों के समर्थन में देश के अधिकांश किसान संगठन और यूनियन खड़ी हुई हैं। किसान यूनियन ने कुछ आपत्ति भी जताई तो भारत सरकार ने उनसे कई बार बात भी की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिल लाए गए हैं वो वापस नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से किसानों से बातचीत करने के लिए कहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने विगत 7 वर्षों में खेती किसानी आगे बढ़े और किसान मुनाफे में आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सार्थक योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिल रहा है। एक लंबे कालखंड से यह देश इस बात की प्रतीक्षा में था कि खेती के क्षेत्र में कानूनी बदलाव भी आना चाहिए। वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह कवायद प्रारंभ हुई। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन 2006 में यूपीए गवर्नमेंट को सौंपी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट उस काम पर आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी सरकार ने कानूनी दृष्टि से जो बदलाव अपेक्षित थे वो किए हैं। ये बदलाव क्रांतिकारी हैं, किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं और खेती को आगे बढ़ाने वाले। आज कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार पूरी तरह जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। कृषि मंत्री के इस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद पवार कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार का साथ दे रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने यह कहा था कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों और केंद्र सरकार के बीच
डेडलॉक हो चुका है और वे अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। शरद पवार भी यूपीए सरकार के समय कृषि मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा मोदी सरकार को नए किसान कानून को लेकर जो भी इस समय समस्या चल रही है उस पर वो एकदम सही सुझाव दे रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि किसान कानून लेकर ये सरकार भले ही आई है, लेकिन ठीक वैसे ही कानून उस समय की यूपीए सरकार भी बनाना चाहती थी। उस समय कांग्रेस की तरफ से भी ठीक इसी तरह के कानून बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले साल जब मोदी सरकार नए किसान कानून लेकर आई तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास कराए गए कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से यह साफ किया है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, तीनों काले कानूनों को लेकर सरकार की हठधर्मिता से देश में इमरजेंसी हालात पैदा हो गए हैं। किसान बिना कानून वापसी के घर नहीं जाएंगे। सरकार कृषि बिल वापसी को लेकर अनावश्यक रूप से हठधर्मिता कर रही है। तीनों कानून तो वापस लेने ही होंगे और एमएसपी पर भी कानून बनाना होगा। सुधार दिख नहीं रहा। बिजली भी कम आवे, वोल्टेज कम देते हैं, ये सोच रहे कि यहाँ से भाग जाएं। हाँ, सुधार नहीं है कुछ भी इनमें। ना कोई सुधार नहीं। बिजली कम वोल्टेज देते हैं और गर्मी यहाँ पे है। बिजली रहे तो कुछ ठीक रहेगा। ये कटौती करते हैं बिजली में, पानी में कटौती कर रहे हैं। ये कहा भारत सरकार को कि बातचीत होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। कुछ किसान वापसी हटे, कुछ सरकार वापसी हटे, एक बातचीत से ही इसका समाधान निकले, ये उन्होंने कहा। क्योंकि वे भी कृषि मंत्री रहे हैं तो उनका मेन ये था कि बातचीत से इसका समाधान निकालना जाए, ये उनका था। और ये ठीक है कि विपक्ष के लोग अब कहने लगे सरकार को, और सरकार को बात माननी चाहिए। क्या लग रहा है सर, मान नहीं रहे। सरकार ये कह रही कि कानून वापसी नहीं लेंगे, बात कर लो। अब इंटरव्यू तो लेंगे, भर्ती करने के नहीं, तो क्यों खामखा खर्चा करवा रहे। उसका भी आगे एक बालक वंश आवेगा और उसका इंटरव्यू लोगे और तुमने तय किसी और को करा, क्या कर नौकरी से देने, तुझे देने के नहीं, आ जा तू। तो जब तय कर ही लिया तो फिर बातचीत कहीं कर लेंगे। और 5-7 महीने में, 1 साल में, 3 साल में। ऐसा तो ये पट्टा लेकर आए नहीं कि हम यहाँ पे 17 साल राज हमारा ही रहे। तो किसान आंदोलन पर शरद पवार के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और एक बार फिर से किसानों से बातचीत की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुनते हैं किसान आंदोलन के मसले पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, एक मांग सीधे है, जो तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित रखा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे निरस्त कर दे, नया मसौदा बनाए और नए सिरे से कोई अगर किसानों के हित का कानून बनता है तो निश्चित रूप से किसान हो, राजनीतिक दल हो, सभी लोग उसका स्वागत करेंगे, बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान इतने दिन से आंदोलन पर है। जिस तरह से केंद्र की भूमिका रही कि किसान थक हार के भाग जाएगा और हम अपनी मनमानी करेंगे, ये गलतफहमी उन्हें दूर करना चाहिए। फिर हम मांग करते हैं कि किसानों की मांगों को माने, तीनों कानून रद्द करें और नया कानून बना की प्रक्रिया शुरू करें। अरे ये बात तो पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। ये झूठ को बार बार पुनर्बार कहना ये कोई सरकार या मंत्री के लिए शोभा देता नहीं। हम लोग 7 महीना से बोल रहे हैं ये 3 कानून हमारा मौत का परवाना है और ये 3 कानून रहेगा तो किसान नहीं रहेगा। खेती अदानी अंबानी के कब्जा में चला जाएगा, किसान अपना ज़मीन में गुलाम बन जाएगा। ये सरकार का बार बार कह रहा है, इसे स्वीकार नहीं। इसी मांग पे किसान बैठे हैं 7 महीना, 500 किसान का मौत हो गया। बार बार वही बात दोहराना ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का साजिश है।
दिखाता है हम चाहता है, मगर असल में वो चाहता नहीं। आपको जहर का पहला देख के बोल रहा है कि जहर पियो। हम जानबूझ के कैसे जहर पिएंगे? 3 कानून हमारे लिए जहर है और वही पीने के लिए बोलता है। उसके बाद चर्चा कर रहा है, तो चर्चा क्या होगा? हम कोई बेटी की बेटा का शादी के लिए चर्चा करने जाएंगे क्या? हमारा समस्या समाधान करने के लिए चर्चा करेंगे। ये जो झूठ प्रचार कर रहा है, ये झूठ है। किसान को धोखा देना है और देशवासियों को भी धोखा देने के लिए ये बार बार ये झूठ बोल रहा है। शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो तो सब इन बिलों के हक में थे। आज क्यों नहीं वो फार्मर्स को कन्विंस करते कि बिल उनके पक्षधर हैं, ये बिल उनके फायदे के बिल हैं। और सरकार तो 11 राउंड बातचीत कर चुकी, 12वें राउंड के लिए तैयार है। शरद पवार जी इनिशिएटिव लें, 12 राउंड की बातचीत करा लें। परंतु शरद पवार ये बताते हैं कि इन बिलों में खामी क्या है, क्योंकि वो खुद ही इस बिलों के पक्षधर थे। तो इसलिए पहले वो खुद बता दें कि क्या बिलों में अमेंडमेंट चाहते हैं, तो सरकार से बातचीत करें, 12वें राउंड की बातचीत हो जाएगी। जो किसानों का आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ आया है, लगभग 6 महीने पूरे हो गए, पर सरकार को ऐसा लगता है कि इस देश में किसान नाम की कोई चीज नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं, उनको सुनने की जरूरत नहीं। नतीजे के तौर पे 6 महीने से जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलता हुआ हमारा किसान सड़कों पर बैठा है और 3 काले कानून लाकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे किया, उस काले कानून को लाकर आप अडानी की तिजोरी को भरने के लिए इस तरह दृढ़ संकल्प है। अरे ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करता था, वो भी मान गया था जब 3 काले कानून लाया था और पंजाब में किसान जागे थे। पर आप तो अपनी सरकार है, हमारी सरकार है, देशवासियों की सरकार है, आप क्यों इतना क्रूर हो रहे हैं अपने अन्नदाता के साथ? जिस दिन अन्नदाता रूठ जाएगा धरती का किसान, उस दिन घरों का चूल्हा बंद हो जाएगा। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, किसानों की मांग मानिए, तीनों ये कानून खत्म करिए काले, और उनसे बातचीत करके इस कानून के जो अच्छे बिंदु हैं उनके अनुसार जिनके लिए कानून आ रहा है वैसा ही कानून बनाइए। तोमर साहब अपना उपहास उड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है। ये बात तो जब टूटी थी पिछली दफा बात, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि इसके अलावा किसी, माने तीनों कानून जो है वापस ले सरकार, इसके अलावा किसी चीज पर मानने के लिए किसान के जो नेता हैं या जो आंदोलन किसानों का हो रहा है वो तैयार नहीं है। इसलिए उसी बात को दोहराने का क्या मतलब है? आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि किसानों का भला होगा। किसानों का भला होगा तो आपने किसानों से पूछ करके आया था, किसान आपके यहाँ दरखास्त देने गया था कि हमारे भलाई के लिए आप ऐसा कानून बना दीजिए, तो आपने उसके ऊपर कानून थोप दिया और वो कह रहा है कि नहीं भैया हमको ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून जो है मैंने हमको बर्बाद कर देगा, हमको दिवालिया बना देगा। आप कहना कि नहीं नहीं तुम गलत फहमी में हो, ये कानून जो है तुम्हारा भला करेगा, तुमको रंग खो राजा बना देगा। तो ये जो इससे बात बनने वाली नहीं है। तोमर साहब जो कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था और स्पष्ट जवाब उनको किसान आंदोलन के नेताओं की ओर से मिल चुका था। इसलिए इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कॉरपोरेट के हाथ में खिलौना है, और जिस तरह से अमेरिका में, यूरोप में खेती को कॉरपोरेट के हाथ में सौंप दिया गया है और वहाँ जो किसान है त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से मुकदमा लड़ रहे हैं यूनियन बना बना करके, वो तजुर्बा है, अनुभव है। उसी तरह की स्थिति जो है यहाँ पैदा करना। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। समय 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। इनके अलावा किसान नेता स्वराज सिंह जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और देवेंद्र प्रमुख जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। शुरुआत देवेंद्र प्रमुख जी आपके साथ करना चाहेंगे। सर, लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बात की रट लगा रहे हैं कि प्रावधानों पर विचार विमर्श हो सकता है लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। वहीं किसानों की सुनो तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो कानून रद्द करवा के ही मानेंगे। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये टकराव ऐसे ही जारी रहेगी? दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो क्या माना जाए, और कितने लंबे समय तक जो बॉर्डर्स हैं वो इसी तरीके से बंद रहने वाले हैं? देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है हमारा। कुंवर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, मेरा सवाल यह है कि आज तो शरद पवार का भी बयान पूरे दिन से मीडिया में सुर्खियों में ही छाया हुआ है। उन्होंने जो कहा है कि ठीक है, पूरा कानून रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जो विवादित प्रावधान है उनको बदला जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पे, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? पल्लवी जी, जो नया कृषि कानून है वो किस थीम पर बना है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये उस अर्थव्यवस्था के लिए है जो पैसे से पैसे को बनाती है, लेकिन किसान जो है वो मेहनत से पैसा बनाता है। तो अंतर बेसिकली यही है, पैसे से पैसे के लिए बनाया गया नया कृषि कानून और मेहनत से पैसे के लिए बनाया गया कानून। ये जो नया कृषि कानून है ये कारपोरेटों के रक्षा और उनको सुरक्षा के लिए बनाया गया। कृषि कानून बनाने से पहले क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी कृषि के संगठनों, किसान संगठनों से बात की? क्या किसानों के पास वो जाकर सुझाव मांगे? नहीं। देश में, विश्व में महामारी फैली हुई थी, आनन फानन में आज भी कृषि मंत्री ने ये कहा है कि कई किसान यूनियन ऐसी हैं जो इन कानूनों के पक्ष में है और हमने उनको काफी कुछ समझाया भी है। इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। दरअसल शरद पवार, जो कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उनका ये बयान सामने आया है कि पूरे कृषि कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रावधानों को बदला जा सकता है। उनके इस बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है और एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि सरकार को जो है किसानों से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि कुछ प्रावधानों को बदलने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, आप पूरा कृषि कानून रद्द कर दीजिए, हम घर वापस लौट जाएंगे। वहीं अगर हम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सुने तो वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी प्रावधान में कोई कमी है, कुछ विवादित है, तो हम उस पर चर्चा करके बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मांग रखी जाएगी कि पूरा कृषि कानून रद्द कर दीजिए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कृषि कानून कृषि वैज्ञानिकों ने बड़े लंबे समय के प्रयास के बाद बनाए हैं और ये किसानों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। ये बात कही गई है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब हालांकि देखना यही रहेगा कि कब तक ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि राकेश टिकैत की जो योजना है वो काफी लंबी नजर आ रही है। वो ये बात कह रहे हैं कि हम कौन सा बॉर्डर से उठने वाले हैं, 2 महीने, 3 महीने, 7 साल हम लगातार इसी तरीके से यहां बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। चलिए एक बार फिर से इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंवर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी और मेरा सवाल भी वही है कि अभी भी कृषि मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस कानून को बनाया है और कई ऐसे किसान यूनियंस हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि कृषि कानून यदि अच्छा है तो देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है। अभी हाल में ही 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार, उनके कैबिनेट के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानून पर वोट क्यों नहीं मांगा? उन 5 राज्यों में जाके उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमने कृषि कानून लाए हैं जो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप गरीब फटे हाल हो, आपको हम राजा बना देंगे? क्यों नहीं वहां पर वोट मांगा? वोट तो सोनार बंगला, CAA और ना जाने कितने हिंदू मुसलमान के को लड़ाने पर आप वोट मांग रहे हैं। यदि इतना ही कृषि कानून किसानों के लिए, लाभ के लिए है, तो आपको छाती ठोककर 56 इंच के सीने के साथ बोलना चाहिए कि ये किसानों के भला का कानून है और आप हमको वोट दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। रही बात, आपने कहा कुछ किसान संगठन है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को 27% लोगों ने आम चुनाव 2019 में वोट दिया था। उन 27% में कुछ लोग किसान यूनियनों से भी जुड़े हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी किसान हैं। जाहिर सी बात है, अपने पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, 7 महीने से दिल्ली की सरहद पे किसान बैठे हैं,
कृषि कानून के समर्थन में देश के किसी कोने में कहीं भी कोई धरने पर बैठा हो, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ठीक है, मैं कि वो लिस्ट देवेंद्र बता प्रमुख जी दीजिए। से सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन मैं आपसे चाह रही थी कि शरद पवार ने जो टिप्पणी की थी उस पर भी आप कुछ प्रतिक्रिया दे देते सर। उन्होंने भी तो कहा है कि पूरे कृषि कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रावधान विवादित लग रहे हैं उन पर आप चर्चा कर लीजिए। देखिए, तीनों जो कृषि के कानून है उस पर कोई प्रावधान का सिस्टम ही नहीं है। तो आप शरद पवार प्राइवेट को नहीं मंडी समझा कह रहे पाए हैं आप ये बात? जी, शरद पवार को ये बात समझा नहीं क्या पाए आप? नहीं, ये तो शरद पवार जी का कोई व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, उनका व्यक्तिगत बयान है। यदि वो ये कहें कि हम अलायंस की सरकार में ये बयान दे रहे हैं, शरद पवार जी ने व्यक्तिगत बयान दिया है और ये बात कंफर्म है कि तीनों कृषि के काले कानून जो हैं उन पर कोई क्लाज वाइज बात करने का सिस्टम ही नहीं है। आप प्राइवेट मंडी की बात कर रहे हैं, यदि आप प्राइवेट मंडी को हटा देंगे तो सरकारी मंडियों पर प्राइवेट आदमी आके बोली लगा ले। आप एसडीएम कोर्ट सर्वोपरि बनाया है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खोल दीजिए कॉन्ट्रैक्ट खेती में। आप अनलिमिटेड स्टॉक को खत्म कर देंगे तो कानून खत्म हो जाएगा। हम एमएसपी का कानून बनाने के लिए मांग रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई क्लाज वाई क्लाज बात करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप इसमें सुधार करेंगे तो ये कानून अपने आप रद्द हो जाएंगे। इसलिए कानून को रद्द करके और बड़ा दिल दिखा के प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने से 500 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किसी ने उन्हें शहादत नहीं दी या श्रद्धांजलि नहीं दी। बड़ा दिल करके 56 इंच के सीने के साथ मोदी जी आए, किसानों से माफी मांगे जिनने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, और कहें कि हम कृषि बिल वापस ले रहे हैं। सारे किसान 1 घंटे में चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या समाधान निकाला जाता है। स्वराज जी, आपके पास आना चाहूंगी सर। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई लिखवा कर नहीं आई है कि अगले 70 साल तक वही सत्ता में बनी रहेगी। तो क्या इस पूरे वाक्य का हम अर्थ समझे, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ये कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, यानी कि लंबी योजना उनकी है? नहीं, देखो पल्लवी जी, लड़ाई तो ये लंबी चली रही है। जी सर। जब से देश आजाद हुआ पहली बार 7 महीने लगातार किसानों ने धरना दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ये तो कहें जो उन्होंने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में लाए थे, चुनाव से पहले चुनावी वादे जो किए थे कि किसानों की 60 साल से ऊपर 5000 पेंशन होगी, किसान कर्ज मुक्त होगा, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, बिजली पानी सस्ता मिलेगा, डीजल गैस पेट्रोल सस्ता मिलेगा। ये तो वादे जो प्रधानमंत्री जी ने कहे, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, ये तो कम से कम वादा पूरा करने की बात करें। वो चुनावी घोषणा पत्र कहाँ चला गया इनका, जिसमें कह रहे थे कि 60 साल से ऊपर किसान की 6000 तनख्वाह होगी, किसान आयोग का गठन होगा, माननीय स्वामीनाथन की C2+50 करके हम मूल्य निर्धारण करेंगे। कहाँ गए वो सारी बात? बिल्कुल, ये कृषि कानूनों की बात तो बाद में आती है, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कम से कम वो पूरा किया जाना चाहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वराज जी का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। बताइए स्वराज जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी सर, और सवाल अभी भी लगातार बरकरार है। और हाँ, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो शरद पवार ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पूरे कृषि कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, जिन प्रावधानों पर दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करके कोई ना कोई यहाँ पर सुझाव निकाला जा सकता है या मसले का हल निकाला जा सकता है। तो आपका जवाब मैं इस पर चाहूंगी, स्वराज जी। नहीं, मेरा मानना ये है कि जब 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार है तो ये जो 3 कृषि बिल आधारहीन तो वैसे हो जाएंगे। और मेरी शुरू से ये बात रही है कि किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 करके समर्थन मूल्य घोषित, और एमएसपी गारंटी कानून, और ये जो डीजल और बिजली और बीज खाद पानी जो महंगे हैं
इन पे कंट्रोल हो, क्योंकि लागत मूल्य बहुत बढ़ गई है खेती की और फसलों के दाम मिल नहीं पा रहे हैं। तो जब किसान को उसका मेहनताना नहीं मिलेगा तो किसान तो वैसे ही बेमौत मारा जाएगा। इसलिए सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। आवाज मिल रही है सर मेरी? प्रमुख साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? देवेंद्र प्रमुख जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वराज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी सर। तो फिर इस समस्या का समाधान हम क्या माने? सरकार जब अड़ गई है कि हम कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे और अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए सरकार तैयार है, तो क्या किसी भी प्रावधान पर किसान जो नेता हैं वो बातचीत नहीं करेंगे? उनकी बस लास्ट और यही मांग है कि बस आप इन्हें रद्द कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं? लेकिन संशोधन है वो तो कृषि मंत्री करने को तैयार है, तो ये और कह दे जी हम किसान आयोग का गठन भी करने को तैयार है। स्वामीनाथन आयोग की CQ+50 जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया था उसे हटाने को तैयार है। CQ+50 के हिसाब से हम मूल्य घोषित करेंगे और MSP को गारंटी कानून करेंगे और डीजल, गैस, पेट्रोल, बिजली, खाद, पानी, यूरिया ये सब हम सस्ता करेंगे और किसान की 5,000 से 60 साल से ऊपर 5,000 की पेंशन करेंगे। ये तो कह सकते हैं ये। बिल्कुल। अपने चुनावी घोषणा पत्र पर तो एक बार इन्हें ध्यान देना ही होगा, तभी जाकर आने वाले समय में ये किसानों का विश्वास जीत पाएंगे। एक बात यहाँ पर यह है सर कि MSP पर ये कह रहे हैं कि हम लिखित आश्वासन दे देंगे। ये समझ नहीं आ रहा कि कानून बनाना नहीं चाहते और लिखित आश्वासन देना चाहते हैं, इतना अंतर क्यों? लिखित आश्वासन इसलिए देना चाहते हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा, ये तो सभी जानते हैं। ये कह दे MSP मिलेगा। ये जो फसलों की जो लूट होती है, गेहूं की लूट हुई है अभी तक 1600 का गेहूं बिका है। अब जो मूंग का जो कंट्रोल रेट है वो 7300 रुपये है और 5,000 से 5500 तक मूंग बिक रही है। तो MSP मिलना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए मिलने की, रहने की नहीं होनी चाहिए। रहे आओ, मेरे सामने मान लो भोजन रखा है, 36 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, मुझे भूख लग रही है, लेकिन ये कह दे तुम्हारे सामने रखे रहेंगे, आप इन्हें खाओगे नहीं, कैसे बात बनेगी? क्या भूख मिट जाएगी मेरी बिना खाए? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। कुंवर सिंह जी, तो अब आने वाले समय के लिए आप क्या देख रहे हैं? ये टकराव तो इसी तरीके से जारी रहेगा और समाधान कोई नहीं निकल पाएगा। कुंवर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कुंवर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? कुंवर सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो स्वराज जी, आखिर मेरा एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि पूरा का पूरा कृषि कानून खराब है या आप लोगों को वाकई में बस कुछ कुछ पॉइंट्स पर दिक्कत आ रही है? अगर ऐसा है कि कुछ कुछ बिंदुओं में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो क्या उनमें बदलाव नहीं हो सकता? हो सकता है। हेलो, जिन 18 बिंदुओं पर माननीय केंद्र कृषि मंत्री तैयार हुए वो 18 बिंदु बिल्कुल इसमें काले हैं और बिंदु तो 4-5 है लेकिन उनकी शाखा फूटी हुई है। बिंदु तो ये है, भंडारण का दे दिया है, किसान को कोर्ट जाने से रोक दिया है, तो ये और जो तुम्हारा वो है कॉन्ट्रैक्ट खेती, उसमें सारा खाद, बीज, लागत, नराई, गुड़ाई, पानी सब कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से होगा, लेकिन क्वांटिटी की गारंटी किसान की होगी। ये बहुत सारी उसमें समस्या है। एक खतरा है सबसे बड़ा कि ये जो बड़े खरीदार जो आएंगे उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। जैसे नीरव मोदी हमारे देश से सारा पैसा लेके भाग गया, अगर कोई बड़ा सरमाएदार सारा गल्ला खरीद लेता है, 1 महीने की पेमेंट है और वो पूरा गल्ला दूसरे किसी व्यापारी को बेच करके देश छोड़ के चला जाता है तो किसान तो मारा जाएगा। किसान की पेमेंट की गारंटी क्या है? आज तक किसी पे पेमेंट की गारंटी नहीं है। ये छोटे व्यापारी भी चले जाते हैं लेकर के, कई बार किसान के साथ बेईमानी हो जाती है। तो किसान की जो 6 महीने की मेहनत की जो फसल है उसे जो बेचता है, अगर उसको कोई खरीद के ले जाए और उसकी पेमेंट ना हो तो किसान तो बेमौत मारा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इस मसले की सुनवाई चल रही है और उन्होंने एक कमेटी भी गठित की है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मैं ऐसा मानूं कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भी अब ज्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कमेटी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वो कमेटी किसके पक्षधर है, ये सभी जानते हैं। नहीं, वो ठीक है, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट में हम भी गए, हमारे AP सिंह सीनियर एडवोकेट है वो अपीयर हुए, लेकिन कमेटी ने कभी भी हमको ये नोटिस नहीं दिया कि भाई आओ हमसे आगे बात करो। कमेटी भी अपना ऐसे ही चल रही है जैसे चल रही है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी भारतीय किसान लोक शक्ति, तो कमेटी ने हमको नोटिस क्यों नहीं दिया भाई आके अपनी बात रखो? बिल्कुल, कभी कमेटी ने नहीं बुलाया हमको। यानी कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है कि एक पूरी तरीके से निष्पक्ष न्याय नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी पल्लवी जी, आवाज मिली आपकी? बिल्कुल सर, अभी आप देख रहे होंगे काफी लंबे समय से आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि कृषि कानून तो आपको रद्द करने ही पड़ेंगे, नहीं जाएंगे किसान वहां से उठकर। अब इस समस्या का समाधान क्या है सर? देखिए पल्लवी जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट करूंगा कि मैं काफी देर से पूरी डिबेट में हूं, लेकिन किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहा। इसमें कॉल में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नेटवर्क परेशानी है, जिस वजह से नहीं जुड़ पा रहा। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय आज कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी ने जिस तरह से स्पष्ट कहा है और जवाब दिया विपक्ष के कुछ लोग, मैं किसान भाइयों का उसमें नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो किसानों का सवाल नहीं था, वो विपक्ष का ही सवाल है कहीं ना कहीं भूमिका। उसने साफ स्पष्ट किया कि जहां भी आपको जिस तरह से जहां बिल में कमी लगती है किसान बिल में, वहां बैठकर चर्चा करिए। जिस बिंदु पर आपको चर्चा करनी है उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है। 11 बार आपकी चर्चा सुन चुकी है सरकार, और कोई अगले दौर की वार्ता आपको करनी है तो सरकार तैयार है। लेकिन इस तरह जिस तरीके से अराजक फैसला का माहौल बनाकर और तोड़ फोड़ कर सड़कों पर गाड़ियां तोड़ना, दंगे फैलाना, लाल किले पर झंडा चढ़ाना, ये कहीं ना कहीं अब देश पहुंचाने का काम है। बलात्कार होना, मर्डर होना, ये कहीं झरने का रूप बच नहीं रहा। बहुत धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिससे लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। जब आपको पता है कि इतना अपराध वहां पर हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपको लग रहा है सर कि आप इतनी शांति से बैठ जाते या पुलिस इतनी शांति से बैठी रहती कि अगर वो इतना ही अपराध का गढ़ बन चुका होता धरना स्थल? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप क्या पूरे देश के मीडिया को झुठला देंगे पल्लवी जी? मैं झुठला नहीं रही हूँ सर, मैं किसी बात को झुठला नहीं रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं सवाल भी ना करूं सर आपसे, देवेंद्र जी, मेरा सवाल बस इतना ही तो है सर कि अगर इतने अपराध वहां पर पनप रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई ठोस कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। कार्रवाई सब होनी है, कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा। मुकदमा दर्ज होना है निश्चित, और मुकदमे दर्ज हुए भी हैं। कार्रवाई होने पर इन लोगों को दर्द होता है और फिर इसमें विपक्ष राजनीति करता है। लाल किले पर कार्रवाई हुई, आपने देखा नहीं? लोग अंदर गए नहीं गए, कुछ लोग अभी बाहर हैं, उन्हें अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं सुधार होगा। किसानों के नाम पर जिस तरह से देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, ये घटना धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जहर का रूप लेती जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे देश में 65 से 70% मेरे किसान भाई हैं और किसान परिवार से हम ज्यादातर सब लोग जो बैठे हैं पैनल में आपके साथ, वो भी किसान परिवारों से हैं। या मास्टर जी बैठे हैं, बिल्कुल किसान नेता भी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं राकेश टिकैत का भी सम्मान करता हूँ। मैं हर व्यक्ति का उसका सम्मान करता हूँ जो किसान की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब किसान के नाम पर कोई गलत काम किया जाए और मेरे भोले भाले किसानों को बदनाम किया जाए तो मुझे भी ठेस पहुंचती है, मुझको भी दुख होता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और इस देश में मैं फिर गारंटी के साथ कहता हूँ कि 99.9 की बात कर रहा हूँ। आज किसान खेत खलिहान में कार्य कर रहा है। धान ऐसा फसल है हमारे यहाँ रबी गेहूं की फसल के बाद जिसे किसान बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ उत्पन्न करता उत्पाद करता है जिसका, और उसी से उसका पालन पोषण बड़ी संख्या में करने का काम होता है। आज उसको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो चल रहा है खेत खलिहान में। कुछ लोग बैठकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों पर हमला कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उसमें किसान नहीं हो सकता पल्लवी जी। स्पष्ट कह रहा हूं मैं बिल्कुल, वो किसान का बेटा नहीं है, वो किसान नहीं है।
कहीं ना कहीं उसके बीच में दंगे का रूप जा रहा है। और जब सरकार काम करती है तो वो लोग कहते हैं कि निर्दोष लोगों को छेड़ा जाता है। टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप देखते हैं क्या क्या जो एलिकेट करते हैं। अब ये तो हमारे लोग है ही नहीं। अरे तुम्हारे लोग नहीं है, तुम इनकी अगुवाई कर रहे हो। टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख नहीं रहे, आप झंडे उठाकर क्या कर रहे हो? तो आपके हिसाब से जो अभी धरना लगाकर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, हम ये मान लेते हैं सर। चलिए ठीक है, अगर वो किसान नहीं है तो फिर आज भी कृषि मंत्री ने ये बात कही कि जिन प्रावधानों पर दिक्कत है उन पर आकर बातचीत कर लीजिए। क्यों आमंत्रित कर रहे हैं बातचीत के लिए सर? अगर वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो किसान है ही नहीं, तो आमंत्रण ही क्यों देना उन्हें बातचीत के लिए? बताइए बताइए प्रमुख साहब, बताइए। मुझसे क्वेश्चन है आपका? जी आपसे ही है मेरा क्वेश्चन सर। कृषि मंत्री किसे आमंत्रित कर रहे हैं बातचीत के लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ, कोई किसी के नाम पर अगर किसी को बरगला रहा है, उसके नाम पर झूठ बोल रहा है, तो आमंत्रण देने का साफ स्पष्ट ये कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान भाइयों की हालत जो खराब थी, कमजोर, गरीब, अति पिछड़े, जिनको एक हेक्टेयर से लेकर बहुत कम जो संख्या, जिसमें मैं अगर आप बीघे के हिसाब से बता दूं तो 2 से 5 बीघे का जो किसान था वो बहुत कमजोर हालत में था। उन सब की स्थिति को देखिए, सरकार ने 70 साल में किसान की जो हालत खराब हुई थी उसे सुधारने के लिए एक बिल लाया गया। और बहुत बड़ी रजामंदी में बहुत ज्यादा संगठनों से बात कर और इन पर विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग से सलाह कर ये बिल लाया गया है। आज भी वही बात सरकार दोहरा रही है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है या इस पर राजनीति कर रहे हैं तो ये लोग बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कमी है बता दें। किसान भाइयों के नाम पर इस तरीके की अराजकता का माहौल को फैलाकर देश में भोले वाले लोगों को भड़काने का काम ना करें। बताइए शिवराज जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और हर हथियार भी था, तो अंग्रेज भी ये कहते थे कि ये जो हमसे आंदोलन कर रहे हैं, ये गरम दल था, एक नरम दल था, ये भी हिंदुस्तानी नहीं है। असली हिंदुस्तानी तो वो है जो हमारी चाटुकारी कर रहा है और जो हमें मुखबरी दे रहा है इनके खिलाफ। असली हिंदुस्तानी वो है। वो भी आंदोलनकारियों को असली हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। अरे भाई, आज तो हमारी बनाई हुई सरकार है, वो तो विदेशी सरकार थी, वो नहीं मानती थी। आप अंग्रेजों के नक्शे कदम तक क्यों चल रहे हो? अंग्रेज भी उन्हीं को भला मानते थे जो उनकी चाटुकारी करते थे, मुखबरी करते थे। चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, इनकी मुखबरी पहुंचाते थे जाकर के। अंग्रेज भी उन्हीं को भला कहते थे। क्या अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलोगे आप? क्या हमने आपको अपना कीमती वोट नहीं दिया? क्या सरकार को बनाने में हमारी भागीदारी नहीं है? क्या हमने कोई पाप कर दिया सरकार बना करके? बिल्कुल, पर वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं ना कि वो तो किसान है ही नहीं। और बातचीत करने में जाता क्या है शिवराज जी? अगर एक बार फिर से बातचीत का द्वार खुल जाता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मना कौन कर रहा है? शर्त लगा के बात होती है। शर्त न लगाए, खुले दिल से वार्ता बुलाए। शर्त क्यों लगा रहे हैं? पहले भाई अंदर जाके क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन शर्त लगा के वार्ता बुलानी चाहिए क्या? ये बताओ आप। देवेंद्र प्रमुख जी, शर्त लगाकर कब से बातचीत होती है? और कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमुख साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया था कि अगर आपको वाकई में लग रहा है कि कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है तो अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें आपने कृषि कानूनों का बखान क्यों नहीं किया? क्यों कृषि कानूनों के नाम पर आपने वोट नहीं मांगे लोगों से? क्वेश्चन आया पल्लवी जी, आपके माध्यम से आया, लेट आया। मैं आज डिबेट में थोड़ा लेट था, नहीं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, नहीं तो कांग्रेस के मित्र को समय से जवाब देना बहुत जरूरी था। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मित्रों को पता होनी चाहिए कि हम अपना मैनिफेस्टो लेकर चुनाव प्रचार में क्या जाएंगे, ये कांग्रेस से पूछकर नहीं जाएंगे। और उन्हें मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 2022 में 5 प्रदेशों का जो 2022 का चुनाव ड्यू है, उसमें हम बता देंगे कि क्या क्या मैनिफेस्टो लेके जाएंगे। किसानों की बात लेकर भी जाएंगे। और ये लोग अपनी सीट छिटपिटाते हैं कि किसान विरोध की वजह से सरकार को नुकसान होता है। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 से और अब तक 21 तक की बात कर रहा हूँ, पंचायत चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहीं डिफीट खाने का कोई काम नहीं किया। और मैं देवेंद्र जी आपका पूरा जवाब लेंगे हम, बस हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
है। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो कांग्रेस से पूछकर नहीं जाएंगे कि आपको क्या मैनिफेस्टो में लेकर जाना है, क्या घोषणा पत्र में आपको वादे लिखने हैं, लेकिन पुराने वादे तो आप याद कर लीजिए सर। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर एमएसपी पर जो आपने वादे किए थे वो कितना पूरा कर दिया आपने, और 2022 तक तो आप किसानों की आय भी दोगुनी करने वाले थे। देखिए पल्लवी जी, मैं इस पर बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी अच्छा का भी जवाब दूंगा, क्योंकि आपने 2022 की भी, मैं थोड़ा सा उसमें बीच में रह गया था कि 2021 से जहाँ मेरी बात खत्म हुई थी, हमने 14 से और 21 तक जितना भारतीय जनता पार्टी ने आप किया इस देश में, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की तो पार्टी है ही है, इसमें तो कहने का कोई संशय नहीं। मैं बंगाल चुनाव में अपनी जो सीट थपथपा रहे हैं इनकी औकात बता देना चाहता हूँ कि 2 सीट से 70 प्लस पर आए हैं, कहीं बंगाल नहीं हारे हम। हरियाणा में 2 से 40 पर आए हैं, कहीं नहीं हारे हम। और मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हमारी चार सीटें थी, 4 से 105 पर आए हैं हम। गलत फहमी में हैं लोग, और 2022 की ये बात कर रहे हैं। 5 प्रदेशों का चुनाव है और व्यू है, किसान भाई ही हमको लेकर आए हैं और किसान भाई ही लेकर आएंगे। आप कितनी पीठ तक तपा लीजिए, अखिलेश की साइकिल चलाइए, गांधी का हंसी दौड़ाइए और कांग्रेस के हाथ और पंजे पर खूब चढ़िए, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है कि यहाँ सिर्फ पार्टियों की राजनीति हो रही है। किसानों के नाम पर कुछ नहीं बचा। जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, मर्डर हो रहे हैं, चलते हुए लोगों पर जाकर पथराव कर उनकी 100 गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, वो फिर धरना प्रदर्शन नहीं रहता, वो लोकतांत्रिक धरना नहीं है, वो एक किस्म का दंगा है। और आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं, इस वजह से हमको दुख होता है, और कुछ दुख नहीं होता। अगर कांग्रेस में हिम्मत है, अगर सपा बसपा में हिम्मत है, तो सीधी लड़ाई लड़िए। भोले भाले किसान भाइयों का यूज मत करिए, महाभारत की याद मत दिलाइए, शिकंडी वाला यूज याद मत दिलाइए कि भीषम पर वार करना था तो शिकंडी को सामने खड़ा करके करने की कोशिश मत करो। भीषम जैसा योद्धा बनो, अर्जुन जैसा योद्धा बनो, लेकिन अर्जुन के जो साथ अर्जुन ने गलत किया भीषम जी के साथ, आज उसे दुनिया दोहराती है। बेशक शिकंडी का कोई मामला था, उसका युद्ध में रोल था, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी वो इतिहास बन गई। आज फिर मैं भोले भाले किसानों को यूज कर कांग्रेस का इश्क तो इस देश से खत्म हो चुका है और उसके पास कुछ बच नहीं रहा, तो उसका स्तर इतना गिरेगा कि आज वो धरना प्रदर्शन को जो बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने समर्थन देकर कानून बनवाया है, उसी को इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया कि और कोई चीज उनके पास बची नहीं है पल्लवी जी कि वो देश में किसी मुद्दे को लेकर चले जाएं। ये बड़े दुख की बात है, और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको गहरीता के साथ कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा धोखा और साजिश की जा रही है, भोले भाले लोगों को साफ की जा रही है। मास्टर जी खूब अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पूरी नॉलेज है, उन्हें पूरा ज्ञान है और बहुत नेता जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पता नहीं क्या मजबूरी हो रही है कि वो क्यों इनके चक्कर में आ रहे हैं और क्यों ऐसा लोकतंत्र को, देश के वंश को खराब करने में गिरे हैं। और जो मैं दुगने की आप आय की बात करी, इस क्वेश्चन पर आता हूँ। अगर संकट काल वैश्विक महामारी में 100 वर्ष खराब नहीं होते भारत के और पूरी दुनिया के, तो हम अपने मिशन में अब तक कामयाब हो जाते। ये हमारी मजबूरी है, ये दैहिक नहीं दैहिक आपदा है, इससे कोई लड़ नहीं सकता पल्लवी जी। यही कारण रहा है कि थोड़ा ठीक है। स्वराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वराज जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उदाहरण दिया अर्जुन का, शिखंडी का और भीषम पितामह का, मैं ये नहीं सोच पाया इन्होंने शिखंडी किसानों को कहा है। इनको अगर ये किसानों को शिखंडी मानते हैं तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। देश का किसान इतना कमजोर नहीं है तो शिखंडी की भूमिका में आ जाए। किसान बीच में नहीं खड़ा शिखंडी बन के, किसान मर्द बन के बीच में खड़ा है, अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, और किसान किसी की वोट लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहा। किसान सीधी सीधी अपने अधिकार की बात कह रहा है। ठीक है। कुंवर सिंह जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि हम बिल्कुल अब आखिरी पड़ाव में है डिबेट के, और आपने सारी बातें सुन भी ली होंगी देवेंद्र प्रमुख जी की। उन्होंने तो साफ तौर पर आरोप ये लगा दिया है कि आप अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही हैं, वो भी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर। किसान इन्होंने कहा ये दैविक महामारी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं प्रमुख जी से कि कोरोना महामारी के दौरान यही किसानों के लंगर पर मजदूरों ने भोजन खाया, इन्हीं किसानों के लंगर में ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, इन्हीं किसानों ने बेड उपलब्ध कराए,
तब वो कौन से किसान हैं। यदि किसानों के कंधे पर हम बंदूक रखना चाहते, यदि हम किसानों के पीछे, किसानों को आगे करके हम पीछे होना चाहते, तो ये बता दें कि इन्हीं के लोग हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा क्यों दिया, इन्हीं के गवर्नर सतपाल मलिक जी ने क्या कहा, इन्हीं के मंत्री संजीव बालियान ने क्यों कहा कि हम कृषि कानून को समझा नहीं पाए। ये कहते हैं हम अपने मैनिफेस्टो में जाना चाहते हैं। साहब, आप अपने ही मैनिफेस्टो में जाइए और अपने ही वादे पूरे कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे एक पाई। 2,14,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा है, लेकिन आपने कर्जा माफ किया किसका? 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का। 8 लाख करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया। आप अपने ही बात पर जाइए। नरेंद्र मोदी जी तो सीना ठोक कर कहे थे कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। क्यों कानून में आप नहीं लाए? आपने पूंजीपतियों के लिए कानून लाया है। आप कहते हैं हम किसानों का भला चाहते हैं। अर्जुन की तरह शिखंडी को मत लाइए। आप शिखंडी का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, जो कभी किसानों को आपने किसान माना ही नहीं। लेकिन ये वही किसान है जो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी 7 महीने से दिल्ली की चौखट में बैठा है, और वहां अगर कोई गड़बड़ करते हुए पाया गया है तो वो आरएसएस के लोग मिलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं। किसान 7 महीने से शांतिपूर्वक बैठा है। आपने गोले दगवाए, आपने पानी की बौछारें करी, आपने कीलें गड़वाई, आपने रास्ता रोकने का कोशिश किया, लेकिन किसान ईमानदारी से 7 महीने से बैठा है। आज बिल्कुल, और आने वाले समय में भी सरकार को कोई ना कोई बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन इसी तरीके से नहीं चल सकता। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी इस पूरे मसले पर, क्योंकि समय की बहुत कमी है सर, इसलिए आप जल्दी से अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और आज नहीं सारी बात उनकी मानेंगे। बस शर्त ये है कि वो सिर्फ अपनी बात ही करें। मैं हर डिबेट में कहता हूँ, मास्टर का धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ मैं विशेष रूप से कि काले कानून पर बात न करके वो एमएसपी पर बात करते हैं बार बार। बहुत शानदार और दमदार बात है। अगर पार्टी से अलग हटकर किसानों की बात करूं, किसान परिवार की बात करूं, तो बहुत ही बड़ा कानून है। और सरकार को अगर ईमानदारी से घेरने की बात करी या कुछ ज्यादा कराने की, जितना सरकार सोच रही है ज्यादा कराने की बात करी, विपक्ष बनकर बात कर रहा हूँ। दोनों तो उसी चीज पर आकर अटक गए ना सर। वहां से आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ना आप आगे बढ़ेंगे ना वो आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम यही समझ लेते हैं कि इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर लेते हैं, तब जाकर किसानों की बात मान ली जाएगी तथाकथित। क्योंकि आपके हिसाब से तो वो किसान ही नहीं है, तो मैं तथाकथित आगे लगा देती हूँ। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि इस आंदोलन का समाधान कैसे निकलता है। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।